का पहला भाग पढ़ेंगे। बच्चों आइए आज इस अध्याय में हम जो पर चर्चा करेंगे उसको जान लेते हैं। इस पाठ का परिचय यानी संसाधन के रूप में लोग कहे गए हैं, क्यों कहे गए हैं, इसके बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत हम मानव पूंजी में निवेश और मानव संसाधन में निवेश इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप यानी जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं उसके विषय में जानेंगे। फिर हम जनसंख्या की गुणवत्ता और उसके अंतर्गत आज हम शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों ये सभी टॉपिक आज हमारे अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहेंगे। आइए बच्चों हम अपनी शुरुआत करते हैं और शुरुआत सबसे पहले हम परिचय से करेंगे। बच्चों मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी साधन हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, पानी हो गया, हवा है, धातु है, पत्थर है, भूमि है, ये सब क्या है? ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्हीं को हम संसाधन कह लेते हैं। लेकिन आपके इस चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, तो मानव कैसे संसाधन हो सकता है? बच्चों हमारे यहाँ उत्पादन के 4 कारक बताए जाते हैं, जैसे पहला तो है भूमि, फिर श्रम, फिर भौतिक पूंजी और लास्ट में मानव पूंजी। तो ऊपर की जो तीनों कारक हैं इनका प्रयोग कौन करता है? मानव ही तो करता है, क्योंकि मानव के पास ही बुद्धि विवेक होता है और वो अपने बुद्धि विवेक से भूमि का भी प्रयोग करता है, श्रम का भी प्रयोग करता है और जो भौतिक पूंजी है उसका प्रयोग करता है। तो इन सब बातों को देखा जाए तो मानव भी एक संसाधन है। आइए हम शुरुआत करते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। आप देखिए उत्पादन कौशल जो प्रोडक्शन करता है, जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो प्रोडक्शन कर सके और वो प्रोडक्शन जो है देश को समृद्ध कर सके। और क्या है? क्षमताओं यानी उसके अंदर स्किल हो, इतना गुण हो, उसके अंदर इतना वो गुण हो कि वो जितना भी उत्पादन कर रहा है वो सारे देश के सामने ले आ सके और उसका अधिक से अधिक फायदा अपने देश को करा सके या अपने अर्थव्यवस्था को करा सके। बच्चों किसी भी देश के लोगों की यह योग्यता और कौशल ही उन्हें अपने देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। फिर आइए देखिए, अन्य संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। जनसंख्या जहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा हो और ये मानव संसाधन ही कहलाती है। ये जनसंख्या जो है किसी भी देश के लिए दायित्व से अधिक परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति यानी एसेट, जिसका हम अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जनसंख्या को दायित्व न समझा जाए, परिसंपत्ति यानी एसेट। इसका तात्पर्य है कि होता ऐसा है कि लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे देश में तो जनसंख्या बहुत अधिक है, अगर कम जनसंख्या होती तो हम अधिक से अधिक कुछ प्रोग्रेसिव वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस जनसंख्या को हम एसेट कैसे बनाएं। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे ज्यादा हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। और जब हम इन पर ध्यान देंगे तो जो जनसंख्या हमें नकारात्मक अनुभव करा रही है वो हमारे लिए एक एसेट यानी सकारात्मक पहलू हो जाएगा और उनका प्रयोग करके हम अपने देश के आर्थिक वृद्धि में सहयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दायित्व से अधिक परिसंपत्ति यानी जनसंख्या जो है परिसंपत्ति के रूप में ही प्रयोग की जाती है, तभी हम उसे संसाधन के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि आपके अध्याय का नाम ही है संसाधन के रूप में लोग। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सीय सेवाओं में निवेश किया जाता है तब जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर एक नया शब्द आया आपके सामने, मानव पूंजी। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। बच्चों ये चित्र आप देखिए और इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि यही मानव पूंजी है। आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर हैं, अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो कम से कम 500 लोगों की वो देखभाल कर सकता है या 500 रोगियों का उपचार कर सकता है। एक शिक्षक है
शिक्षक भी चाहे तो अनगिनत बच्चों को पढ़ा सकता है। ये उसके अंदर उसने शिक्षक बनने के लिए जो ट्रेनिंग ली है वो अपनी उस क्षमता का प्रयोग करके अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंटर है, ये प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ दर्जी देख लीजिए, अधिक से अधिक कपड़ों, हम जो कपड़े पहनते हैं वो अगर उचित प्रशिक्षण वाला व्यक्ति ही उसको तैयार कर सकता है, ना कि कोई भी तैयार कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे अंदर एक कौशल होना चाहिए और यही सब मिलाकर मानव पूंजी का निर्माण होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मानव पूंजी में निवेश। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा किया जा सकता है। भौतिक पूंजी की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव के पास एक बुद्धि विवेक होता है और वो अपने बुद्धि विवेक के प्रयोग से ही भौतिक पूंजी का प्रयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जाता है। और जब लोग अधिक स्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रही होगी, तो वो भी अपने दिमाग का प्रयोग उत्पादन कार्यों में लगाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी। बच्चों, उच्च आय से केवल शिक्षित वर्ग को ही लाभ नहीं होता, बल्कि इसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को भी होता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या जिन्हें उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है। बच्चों, मानव पूंजी में निवेश के द्वारा जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। इसके अंतर्गत हम 3 महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जैसे सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण। बच्चों, आपको याद होगा कि भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, उसके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा गेहूं का। उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, फिर सूचना क्रांति आई। इस तरह की क्रांति के आने के बाद जैसे जैसे लोग इससे परिचित होते गए, वैसे वैसे उनके अंदर जो उनका कौशल था वो भी विकसित होने लगा और धीरे धीरे वो विकास जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ता चला गया। फिर देखिए, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों का व्यय। बच्चों, अब हम मानव संसाधन में निवेश पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप ये चित्र देख रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, आपकी बुक में ही है। ये कहानी है विलास और सकल की। तो सबसे पहले हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये 2 कहानियां हैं, एक सकल की कहानी है और एक विलास की कहानी है। तो सबसे पहले हम सकल की कहानी पढ़ेंगे। 2 मित्र थे, सकल और विलास, और ये एक ही गांव में रहते थे। गांव का नाम था सेमापुर। सकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी और उसके पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करते थे। उसके चाचा भी थे, वो भी मैट्रिक पास थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली थी, तो वो घर में ही बैठते थे। और ये जो सकल है, ये अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। उसके माँ बाप ने सोचा कि हम सकल को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं ताकि वो पढ़ लिख सके। सकल का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में हो जाता है, फिर सकल पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर लेता है। फिर उसके पिता उसको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहते हैं, सकल इसके लिए राजी हो जाता है और फिर सकल का एडमिशन जो है कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में कराया जाता है, यानी कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स उसे कराया जाता है। सकल पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो धीरे धीरे उसने इस कोर्स में भी अपनी दक्षता हासिल कर ली और उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल जाती है और वो नौकरी भी बड़े मन से करता है। और उसने कुछ ऐसा अनुसंधान किया, उसने एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और उस सॉफ्टवेयर डिजाइन का फायदा ये हुआ कि फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और जब इससे बिक्री बढ़ी तो उसके बॉस ने भी उसको प्रमोशन दिया और वो एक अच्छे सैलरी के साथ आगे बढ़ता गया। दूसरी कहानी आपकी देखिए, ये है विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का था और वो सकल के ही गांव में रहता था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, मछली बेचने का काम किया करते थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा था। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट के बाजार में ले जाकर बेच देती थी।
वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती, और वह स्कूल भी नहीं जा सका क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, और न ही उन्होंने विलास की शिक्षा की व्यवस्था भी की। उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद किया करता था और अपने छोटे भाई की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ भी बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। माँ जो उनके परिवार का इनकम का सोर्स थी वो भी बीमार पड़ गई, तो उस काम को अब विलास ने संभाल लिया। अब वो भी क्या करता था, वो मछलियों को बेचने लगा, और जो मछलियों को बेचने से जो इनकम प्राप्त होती थी उससे वो अपने घर की देखभाल करने लगा। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। बच्चों, ये जो अब हम दोनों कहानियों से जो निष्कर्ष निकलता है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि सकल की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, जिसके कारण उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई, क्योंकि कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। फिर दूसरा देखिए, विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियों को बेचता था और उन्हीं को बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह एक अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। जो मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने से एक अच्छा परिणाम सामने आ सकता है और देश की समृद्धि में भी योगदान दिया उसने। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी जापान का। जापान में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन जापान ने अपना सारा निवेश मानव संसाधनों पर किया है। जापान ने लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष निवेश किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जापान एक विकसित देश के रूप में हमारे सामने है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। इसके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है या आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? वे सभी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को धन या आय की प्राप्ति होती है और जिससे हमारी मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति होती है, वे सभी आर्थिक गतिविधियां कही जाती है या आर्थिक क्रियाकलाप कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे खेती करना, व्यापार करना, उद्योग धंधे लगाना या पशुपालन करना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र है ये। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र यानी जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं संसाधन, वो सभी प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है अगला हमारा द्वितीय क्षेत्र। इसमें विनिर्माण शामिल है, जैसे गन्ने के रस से चीनी और गुड़ का बनाया जाना। जो प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी उत्पादों की जो रचना होती है या जो विनिर्माण होता है, वो सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे खेतों में कृषि के अंतर्गत गन्ने की फसल उगाई गई, फिर उस गन्ने से क्या बना? गुड़ या चीनी बनाया गया। फिर अगला है हमारा तृतीय क्षेत्र। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत देखिए, व्यापार, परिवहन यानी जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होता है, उसका हम द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं, जैसे गन्ने के रस से चीनी और गुड़ बनाते हैं, और फिर परिवहन के साधनों का यूज करके या उनके माध्यम से हम देश के अनेक हिस्सों में उन सामानों को पहुंचाते हैं और ये देश की जनता तक पहुंच पाता है। जो ये सारी आर्थिक क्रियाएं थी। अब हम आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग जानेंगे। देखिए, पहली है बाजार क्रियाएं और दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं क्या है? देखिए, इसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। क्या है? इससे अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। उदाहरण के लिए महिलाओं का घरेलू कार्य करना, बच्चों की देखभाल करना आदि। लेकिन इसी में एक उदाहरण यही है कि अगर जो पुरुष खेतों में काम करते हैं या जो धन
अर्जित करके ले आते हैं घरों में, तो वो उनका काम जो है वो बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है। और भारत में ये भिन्नता पुरुष और महिलाओं के बीच ही विद्यमान है। घर में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए महिलाएं जो भी कार्य करती हैं, उसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। इसके अलावा उनकी सेवाओं को भी राष्ट्रीय आय से नहीं जोड़ा जाता है। महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में आ जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, विलास की माँ जब मछली बेचने जाती थी तो जितना वो मछली बेचती थी उससे जो आय प्राप्त होती थी वो उसकी, एक तरीके से देखा जाए तो वो उसका भुगतान था। अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास बहुत निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त है उन्हें, और उनका कौशल भी बहुत अच्छा नहीं है। अतः इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है। इनका जो भुगतान होता है या जो वेतन दिया जाता है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। अधिकांश महिलाएं प्राथमिक क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कृषि उत्पादन में लगी रहती हैं। इसके अलावा भी वो ऐसे क्षेत्रों में भी काम करती हैं जहाँ पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है, अनियमित रोजगार होता है। ऐसी स्थिति में ना ही उन्हें प्रसूति अवकाश मिल पाता है, न ही शिशु देखभाल और अन्य जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार होते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत जो उच्च शिक्षा और उच्च कौशल से प्राप्त महिलाएं होती हैं, उनको पुरुषों के बराबर ही वेतन भी मिलता है और उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो उनके लिए जरूरी होती हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक सेवाओं में भी प्रवेश किया है, जहां पर वैज्ञानिक और उच्च प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता और उसके अंतर्गत हम शिक्षा की बात करेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता ये साक्षरता दर, व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अतः ऐसा माना जाता है कि साक्षर जनसंख्या और स्वस्थ जनसंख्या ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होती है। तो आइए उसके अंतर्गत हम सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा ने समाज के विकास में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है। देखिए, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि होती है। यह प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने और अपने अधिकारों का उचित तरीके से प्रयोग करने के लिए भी आवश्यक है। आइए अब हम भारत में शिक्षा का परिदृश्य जानें। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा, इसके अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना भी की गई है, जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर अधिक परिव्यय किया गया है, यानी अधिक खर्च किया गया है। ये आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ और इस आंकड़े के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि भारत में साक्षरता दर पुरुष और महिलाओं के कुल साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी थी। आगे देखिए कि साक्षरता दर 1951 में 18% यानी 18%। बच्चों, ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये ब्लू जो है ये व्यक्ति को दर्शा रहा है और रेड ये पुरुष के और ये ग्रीन आपकी महिलाओं की स्थिति को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं कि 1951 में कुल साक्षरता दर कितनी है, 18% तक थी और पुरुषों की साक्षरता परसेंट आप देख रहे हैं कि ज्यादा है और महिलाओं की साक्षरता परसेंट तो 10% से भी कम है। फिर आप देखिए बढ़ते हुए वर्ष 2001 में आप यहाँ देख रहे हैं कुल साक्षरता दर हमारी कितनी पहुंच गई, लगभग 65% और महिलाओं की स्थिति में भी धीरे धीरे क्रमशः सुधार आया है। फिर 2011 के अनुसार देखिए कितनी हो गई है, 73%। कुल साक्षरता दर जो ब्लू है लाइन उसको देखेंगे ये 73% हो गई है। पुरुषों की साक्षरता दर फिर भी बढ़ी हुई है और महिलाओं की स्थिति में भी क्रमशः सुधार हो रहा है। बच्चों, वर्ष 2011 में जो सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर जो थी 94% थी, लेकिन अब वहां पर साक्षरता दर लगभग 100% मानी जाती है। और बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार में 62% ही है। वर्ष 2013-14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है, लेकिन स्कूल शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने इसे कमजोर कर दिया है।
क्या होता है बच्चों कि जब बच्चे प्राइमरी स्तर पर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय जाना ही नहीं चाहते या उनके गार्जियन इतने जागरूक नहीं होते हैं कि उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर एडमिशन करा भी देते हैं तो बीच में बच्चा स्कूल छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि छोड़ने की उच्च दर ने इसे कमजोर कर दिया है। सरकार इस पर बहुत ज्यादा काम भी कर रही है। ये हम देखेंगे कि सभी को शिक्षा प्रदान के लिए किए गए सरकारी प्रयास क्या क्या हो रहे हैं। देखिए, वर्ष 2010 में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। यानी जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं बीच सेशन में, उनको स्कूल में फिर से वापस लाने के लिए स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। फिर देखिए, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों की धारण और उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर की भोजन, जिसे मिड डे मील कहा जाता है, की योजना भी कार्यान्वित की गई है। बच्चों, पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी और ये चार्ट उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन और संकाय को दर्शाता है। आप देखेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि और 2017-18 एवं 30% 2020-21 तक करने का प्रयास किया गया है। बच्चों, ये चार्ट देख रहे हैं, ये आपके कॉलम बने हुए, 5 कॉलम बने हुए हैं। एक में वर्ष है, एक में महाविद्यालयों की संख्या, फिर विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थी और शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज। आप ये देख सकते हैं कि वर्ष 1951 में, जो 1950-51 में महाविद्यालय कितने थे, 750, और विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी। विद्यार्थी कितने थे, 2,63,000, और शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज कितने थे, लगभग 24,000। लेकिन यही संख्या आते आते 2016-17 में आप देख रहे हैं कि महाविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है, 42,338, और विश्वविद्यालयों की संख्या 795, विद्यार्थी 2,94,27,158, इतनी संख्या हो गई है। और शिक्षक, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज की संख्या कितनी हो गई है, 14,70,190। यानी शिक्षा में धीरे धीरे करके विकास हो रहा है और इसके लिए सरकारी प्रयास भी काफी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी सरकार द्वारा अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। बच्चों, इस तरह से आज आपके इस अध्याय का ये भाग समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मानव को संसाधन के रूप में क्यों कहा गया इसके बारे में भली भांति समझा होगा, और आर्थिक गतिविधियों के विषय में और शिक्षा के संदर्भ में जो भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई आपके संज्ञान में आई होगी। बच्चों, इस अध्याय के अंत में मैं कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप अपने नोटबुक में करेंगे। तो आइए सबसे पहले उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है। बच्चों, इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मानव को उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण दिया जाए तो मानव पूंजी के रूप में उसको हम बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव संसाधन को सबसे श्रेष्ठ संसाधन क्यों माना जाता है। मैंने आपको समझाया कि उत्पादन के कारकों के विषय में आपको मैंने बताया था और उसमें मैंने आपको बताया कि मानव के पास बुद्धि और विवेक होता है, अगर वो इनका उपयोग करे तो सभी कारकों का प्रयोग कर सकता है। फिर है आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। वे सभी क्रियाएं जो उत्पादन के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं वे सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं बताया हुआ है। फिर है आपका, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। बच्चों, इस प्रश्न से संबंधित काफी डिटेल आपसे चर्चा हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न को जरूर लिख लेंगे। फिर पांचवा प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से प्रयास किए गए। बच्चों, इसके अंतर्गत आप सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर के विषय में लिखेंगे। बच्चों, इस तरह से ये पांचों प्रश्न हैं आपके और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय का ये पहला भाग आपको भली बात समझ में आया होगा। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।